नमस्कार। राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख जनजाति आंदोलनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो राजस्थान में जो जनजातियां हैं उन्होंने समय समय पर आंदोलन किए थे और जो कि राजस्थान के जनजाति आंदोलन कहलाए। इनमें जो प्रमुख जो आंदोलन है वो भील जनजाति द्वारा किया गया आंदोलन है, गरासिया जनजाति द्वारा किया गया आंदोलन है और मीणा जनजाति द्वारा किए गए आंदोलन है। तो यह राजस्थान के प्रमुख जनजाति आंदोलन है जिनके बारे में हम इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो राजस्थान में जो मुख्य रूप से जो 3 जनजातियां जनसंख्या की दृष्टि से पाई जाती है या निवास करती है उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले राजस्थान में निवास करने वाली 3 प्रमुख जनजातियां तो राजस्थान में जो सर्वाधिक जनजाति जो निवास करती है वह मीणा जनजाति है। उसके बाद जो जनजाति सर्वाधिक निवास करती है मीणा जनजाति के बाद वह भील जनजाति है। और तीसरे नंबर पर जो जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में निवास करती है वह गरासिया जनजाति है। इसके अलावा भी अन्य जनजातियां निवास करती है लेकिन उनकी जनसंख्या कम है। तो प्रमुख रूप से जो 3 जनजातियां निवास करती है मीणा, भील और गरासिया। मीणा जनजाति जो है वह जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में निवास करती है, जबकि जो भील जनजाति है वह उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर वाले क्षेत्र में निवास करती है और जो गरासिया जनजाति है वह सिरोही क्षेत्र में निवास करती है। अब इन जनजातियों द्वारा समय समय पर जो आंदोलन किए गए जो कि राजस्थान के जनजाति आंदोलन कहलाए, तो हम मुख्य रूप से 4 जनजाति आंदोलनों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान के प्रमुख जनजाति आंदोलन, राजस्थान के प्रमुख जनजाति आंदोलन। तो जैसा कि बताया 4 जनजाति आंदोलनों पर हम चर्चा करेंगे। तो उसमें जो सबसे पहला जो आंदोलन है जो काफी महत्वपूर्ण भी है वह आता है भगत आंदोलन। दूसरा जो आंदोलन प्रमुख रूप से आता है वह है एकी अथवा भौमट आंदोलन। और जो तीसरा आंदोलन है जिसकी हम चर्चा करेंगे वह है मीणा जनजाति आंदोलन। और एक हम चर्चा करेंगे छोटा सा आंदोलन है लसाड़िया आंदोलन। तो भगत आंदोलन, एकी अथवा भौमट आंदोलन, मीणा जनजाति आंदोलन और लसाड़िया आंदोलन, यह 4 प्रमुख राजस्थान के जनजाति आंदोलन है। इनका संबंध भगत जो आंदोलन जो है वह मुख्य रूप से भील जनजाति द्वारा किया गया था। भील जनजाति
तो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि भगत आंदोलन का संबंध किस जनजाति से है, तो वह भील जनजाति से है। जबकि एक ही अथवा जो भौमट आंदोलन है उसमें जो प्रमुख जनजातियां थी वह भील प्लस गरासिया, भील प्लस गरासिया जनजाति प्रमुख रूप से इस आंदोलन में थी, भौमट आंदोलन में। और जो मीणा जनजाति है, मीणा जनजाति आंदोलन जो है वो मीणा जनजाति द्वारा किया गया था। तो किस आंदोलन का संबंध किस जनजाति से है वह भी स्पष्ट होना चाहिए। तो ये चार जो आंदोलन है, भगत आंदोलन, एकी या भौमट आंदोलन, मीणा जनजाति आंदोलन और लसाड़ी आंदोलन, इन चारों आंदोलनों की जनजातीय आंदोलनों के बारे में हम इस वीडियो में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भगत आंदोलन की। किसी भी आंदोलन की चर्चा करने के जो प्रमुख बिंदु है वह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, नेतृत्व करने वालों की पृष्ठभूमि, आंदोलन के प्रमुख कारण और उस आंदोलन के दौरान प्रमुख घटनाएं। तो ये हमारे चर्चा के बिंदु रहेंगे किसी भी आंदोलन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भगत आंदोलन की। तो यह जो भगत आंदोलन है इसका जो नेतृत्व है भील जनजाति द्वारा किया गया आंदोलन था, और इसका जो नेतृत्व है वह गोविंद गुरु द्वारा या गोविंद गिरी द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले इस आंदोलन का जो नेतृत्व है, आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, गोविंद गिरी, गुरु गोविंद गिरी, गोविंद गिरी द्वारा। तो परीक्षा में पूछा जाता है भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो गुरु गोविंद गिरी ने। दूसरा, अगर गोविंद गिरी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 20 दिसंबर 1858 ईस्वी में हुआ था। 1857 की क्रांति के एक साल बाद 1858। तो भी गोविंद गिरी का जो जन्म हुआ था वो है 20 दिसंबर 1858 में हुआ था। जन्म स्थान क्योंकि आंदोलन का नेतृत्व किया है तो गोविंद गिरी की कुछ पृष्ठभूमि के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो जन्म इनका 20 दिसंबर 1858 और जो जन्म स्थान था वह डूंगरपुर जिले के बांसिया गांव में, डूंगरपुर जिले के बांसिया गांव या कहीं बेदास नाम भी आता है, बांसिया या बेदास गांव में एक बंजारा परिवार में हुआ था। डूंगरपुर जिले के बांसिया या बेदास गांव में बंजारा परिवार में हुआ था। तो गोविंद गिरी ने जो आंदोलन किया था वो भील जनजाति के लिए किया था, लेकिन वो स्वयं जो आते थे वो एक बंजारा परिवार से आते थे। तो जन्म 1858 में और जन्म स्थान बांसिया या बेदास गांव डूंगरपुर जिले में बंजारा परिवार में हुआ था। अब बात करें तो कि गोविंद गुरु ने अपनी जो शिक्षा प्राप्त की थी वह कोटा बूंदी अखाड़े के संत राजगिरी द्वारा प्राप्त की थी। उन्होंने जो आध्यात्म की और शिक्षा जो प्राप्त की थी गोविंद गिरी ने वह कोटा बूंदी अखाड़े के संत राजगिरी से प्राप्त की थी। इसलिए जो गोविंद गिरी के जो गुरु थे उनका नाम राजगिरी है। तो यह भी परीक्षा में पूछा जाता था कि गोविंद गिरी के गुरु कौन थे, तो हम लिखेंगे कोटा बूंदी अखाड़े
के संत राजगिरी। तो गोविंद गिरी के गुरु का नाम भी पता होना चाहिए, संत राजगिरी। और ये जो राजगिरी थे एक 10 नामी संत थे, 10 नामी संत, 10 नियमों की पालना करते थे, इसलिए 10 नामी संत कहलाते थे। तो गुरु राजगिरी 10 नामी संत थे। इसके बाद अगर हम गोविंद गिरी के बारे में और चर्चा करना चाहें तो इन पर जो प्रभाव था, इन्होंने भीलों में, भील जनजाति में जन जागृति के कार्य किए थे, तो वो किसकी प्रेरणा से किए थे? तो 1881 में 81 में जब दयानंद सरस्वती से इनकी मुलाकात हुई तो उनके प्रेरणा से ही इन्होंने भील जनजाति में जन जागरण का या जन जागृति का कार्य किया था। तो गोविंद गिरी पर जो प्रभाव था, जो प्रेरणा थी, प्रभाव या प्रेरणा जो इनको गोविंद गिरी को मिली थी, वह है दयानंद सरस्वती से। दयानंद सरस्वती से इनको ये भीलों में जन जागृति कार्य करने की प्रेरणा मिली थी। और ये दयानंद सरस्वती जिन्होंने कहा था कि वेदों की तरफ लौटो, तो ये कई बार आता है कि वेदों की तरफ लौटो किसके द्वारा कहा गया था? तो दयानंद सरस्वती से। और इन्हीं के प्रभाव से, प्रेरणा से आकर गोविंद गिरी ने भीलों में जन जागृति का कार्य किया। इसके अलावा हम बात करें तो भीलों में जो जन जागृति का कार्य करने के लिए गोविंद गिरी ने एक पंथ की स्थापना की थी जो कि भगत पंथ कहलाता था। तो भगत पंथ की जो स्थापना है भीलों में जन जागृति के कार्य करने के लिए, या यूं कहें कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मिशनरीज थी, जो जनजातियों में प्रलोभन से धर्म परिवर्तन का कार्य करती थी, तो उस धर्म परिवर्तन को जनजाति और भील जनजाति द्वारा धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए भी उन्होंने भगत पंथ की स्थापना की थी कि जो भगत पंथ के सदस्य बन जाएंगे फिर वो धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। तो गोविंद गिरी ने भगत पंथ की स्थापना की। तो परीक्षा में पूछा जाता है भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। साथ ही क्योंकि भीलों में जो जनजागृति का कार्य किया था गोविंद गिरी ने, इस लिहाज से गोविंद गिरी को भीलों का मसीहा या भीलों का बावजी भी कहा जाता है। तो भीलों में जन जागृति के कार्य करने के कारण गोविंद गिरी को भीलों का मसीहा या बावजी भी कहते हैं। तो भीलों का मसीहा कौन है या भीलों के बावजी कौन है? तो गोविंद गिरी। अगर आदिवासियों के मसीहा की बात करेंगे, आदिवासियों के बावजी या गुरु की बात करेंगे तो वो मोतीलाल तेजावत आएगा, जो कि हम आगे एक ही आंदोलन में या भूमट आंदोलन में जिनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोनों चीजें अलग है। भीलों का मसीहा अगर कहें तो गोविंद गिरी, और जनजाति के मसीहा कहें तो वह मोतीलाल तेजावत है। तो यह गोविंद गिरी के बारे में कुछ प्रमुख बिंदु है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं।
अब हम चर्चा कर लेते हैं कि गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन चलाया था, तो उस भगत आंदोलन के प्रमुख कारण क्या क्या है, तो उन प्रमुख कारणों पर हम चर्चा करते हैं। तो भगत आंदोलन के जो प्रमुख कारण है उनमें से सबसे पहला जो कारण है, भीलों के द्वारा एक राजमार्ग कर वसूल किया जाता था, जिसको बोलाई कर कहते थे। भीलों का जो सरदार होता था गमेती, जब भीलों के गांव से कोई भी व्यापारी वगैरह निकलते थे तो उनको भीलों को एक कर देना पड़ता था, जो कि बोलाई या राजमार्ग कर कहलाता था। उस कर को समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण भीलों की जो आमदनी है उस पर प्रभाव पड़ा। तो पहला जो भगत आंदोलन का जो कारण है वो है बोलाई या राजमार्ग कर, राजमार्ग कर समाप्त करना। तो बोलाई कर को समाप्त करने के कारण भीलों की आमदनी पर असर पड़ा, और वो एक कारण भी बना भगत आंदोलन का। दूसरा, रखवाली कर समाप्त करना। रखवाली कर समाप्त करना, भील जनजाति द्वारा गांवों की रखवाली का कार्य भी किया जाता था, जिससे उनको कर के रूप में आय प्राप्त होती थी। लेकिन यह रखवाली कर को भी समाप्त कर दिया गया, तो एक बार फिर उनकी आय पर उसका प्रभाव पड़ा। तो यह भी एक भगत आंदोलन का कारण है। तीसरी बात करें तो वन संपदा का अधिकार। भील जनजाति जो है वन संपदा से आय प्राप्त करती थी, वन संपदा का उपयोग कर उनको बेचकर या उससे आय प्राप्त करती थी। लेकिन वन संपदा के अधिकार को भी समाप्त कर लिया गया कि कोई भी वन संपदा से आय प्राप्त नहीं करेगा। अगर वो प्राप्त करता है तो उसको रियासत में उस आय को जमा कराना पड़ेगा, वो खुद नहीं रह सकता। तो वन संपदा का जो अधिकार है वो भी भीलों से पर से समाप्त कर लिया गया था कि वन संपदा का अधिकार नहीं रहेगा। वन संपदा का अधिकार समाप्त करना। वन संपदा का अधिकार समाप्त करना। इसके अलावा जो भील जनजाति है वह महुआ के वृक्ष से जो प्राप्त होते थे उससे शराब का निर्माण किया जाता था, तो शराब को बेचकर भी आय प्राप्त करती थी। तो ये जो महुआ निर्मित जो शराब थी उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था कि महुआ से शराब का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो एक बार फिर उनकी आय पर उनकी आय प्रभावित हुई। तो महुआ शराब पर प्रतिबंध लगाना, महुआ निर्मित शराब, महुआ निर्मित शराब पर प्रतिबंध लगाना। तो जो महुआ निर्मित शराब थी उसको भी प्रतिबंधित कर लिया गया था। तो यह भी एक भगत आंदोलन का कारण था। इसके अलावा अगर हम बात करें भगत आंदोलनों के प्रमुख कारणों की, तो पांचवा जो कारण है वह है रियासती सेनाओं का भंग होना। रियासती सेनाओं का भंग होना। अब क्योंकि रियासती सेनाओं में जो सैनिक हुआ करते थे वह अधिकतर भील जनजाति के सैनिक हुआ करते थे, और जो 1818 की जो सहायक संधि है
जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने देसी रियासतों से कहा कि भाई आप जो ये साल भर तक सेना का जो खर्चा वहन करते हैं उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि सेना की जरूरत आक्रमण बाहरी आक्रमण के समय ही रहती है, इसके अलावा सेना का ज्यादा कार्य रहता नहीं है। तो आप साल भर सेना का खर्चा क्यों वहन करें? अगर आक्रमण की स्थिति हुई तो हमारी जो सेना है ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो आपको सहायता करेगी और इसके लिए आपको सालाना 50,000 रुपए सिर्फ देने हैं, बाकी आपको सेना का खर्च उठाने की जरूरत नहीं। तो रियासतों ने इस बात को सकारात्मक रूप से लिया और सेनाओं को, रियासती सेनाओं को भंग कर दिया, और जिससे जो रियासती सेनाओं में जो भील जनजाति के लोग थे वो बेरोजगार हो गए। तो रियासती सेनाओं का भंग होना यह भी एक प्रमुख कारण है भगत आंदोलन का। क्योंकि भीलों पर समय समय पर इस तरह के प्रतिबंध लगाए जाते थे जिनसे उनकी आमदनी प्रभावित होती थी, और अन्य भी कई ऐसी प्रथाएं थी बेगार की वगैरह। तो कहीं ना कहीं भीलों का जो जनजीवन है वो प्रभावित हो रहा था, और इन सभी प्रतिबंधों के कारण समय समय पर भीलों द्वारा इसका विरोध भी किया गया होगा। तो उस विरोध को नियंत्रित, भीलों के विरोध को नियंत्रित करने के लिए, या यूं कहें भीलों पर नियंत्रण करने के लिए एक एमबीसी की स्थापना की गई, मेवाड़ भील कोर। भीलों पर नियंत्रण के लिए, भीलों पर नियंत्रण भीलों पर नियंत्रण के लिए 1841 में एमबीसी, जिसका पूरा नाम मेवाड़ भील कौर, एमबीसी मेवाड़ भील कौर की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय खैरवाड़ा, और खैरवाड़ा उदयपुर जिले में है। खैरवाड़ा में रखा गया। जिसके कमांडर जेसी ब्रुक थे, प्रथम कमांडर जेसी ब्रुक। तो भीलों पर नियंत्रण रखने के लिए 1841 में एमबीसी यानी कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय खैरवाड़ा उदयपुर जिले में था, और जिसके जो कमांडर थे प्रथम जेसी ब्रुक थे। तो ये जो एमबीसी भीलों पर नियंत्रण करती थी, तो क्योंकि नियंत्रण, अत्यधिक नियंत्रण भी विरोध का कारण होता है, तो इसको भी हम एक मान सकते हैं कि जो एमबीसी की स्थापना की गई थी और उसके द्वारा जो भीलों पर नियंत्रण किया जाता था, वह भी इस भगत आंदोलन के प्रमुख कारणों में से एक था। इसके अलावा कहीं भी अन्य कारण भी रहे होंगे। तो प्रमुख कारणों में से ये 6 कारण हैं जिसके चलते हुए भीलों द्वारा आंदोलन किया गया, जो कि भगत आंदोलन कहलाया गया। आगे हम बात कर लेते हैं कि यह भगत आंदोलन जो है वो किस तरह से आगे बढ़ा। तो भीलों को एकत्रित करने के लिए, उनमें जन जागृति लाने के लिए 1883 में गोविंदगिरी द्वारा संत सभा की स्थापना की गई।
सिरोही में की गई, सिरोही में की गई। तो भीलों में जन जागृति लाने के लिए, आदि चीजों के लिए गोविंद गिरी ने संत सभा की स्थापना की। और यह स्थापना कब की थी? 1883, 1883 ईस्वी में। और यह स्थापना सिरोही में की थी। संत सभा, संत शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह भाईचारा है। संत शब्द का शाब्दिक जो अर्थ है वह भाईचारा है। तो गोविंद गिरी द्वारा भीलों को एक करने के लिए, जन जागृति लाने के लिए 1883 में संत सभा की स्थापना की गई। अब इस संत सभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को 10 नियमों का पालन करना पड़ता था। यह नियम जैसे शराब का सेवन नहीं करना, मांस का सेवन नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, इसके अलावा स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना। इस तरह से कुल 10 नियम थे इस संत सभा में शामिल होने के लिए। और जो भी व्यक्ति इन 10 नियमों का पालन करता था वह संत सभा का सदस्य बन जाता था। और संत सभा के जो सदस्य होते थे उनको भगत कहा जाता था। तो संत सभा का सदस्य बनने के लिए संत सभा का सदस्य बनने के लिए 10 नियमों का पालन करना पड़ता था। 10 नियमों का पालन कर आप संत सभा के सदस्य बन सकते थे। और संत सभा के जो सदस्य थे, संत सभा के सदस्य भगत कहलाते थे। तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण है संत सभा। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है इससे संबंधित प्रश्न, संत का शाब्दिक अर्थ क्या है, या संत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, संत सभा की स्थापना कब हुई, संत सभा की स्थापना कहाँ की गई, संत सभा में सम्मिलित होने के लिए कितने नियम थे। तो यह संत सभा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां है। अब बात करें कि संत सभा की स्थापना तो 1883 में की गई, लेकिन इसका जो प्रथम अधिवेशन है, संत सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वो इस स्थापना के 20 साल बाद 1903 में किया गया। संत सभा का प्रथम अधिवेशन, इंपॉर्टेंट है, प्रथम अधिवेशन 1903 में किया गया। कहाँ किया गया? तो बांसवाड़ा जिले के अंबादरा गांव में जो मानगढ़ पहाड़ी है उस पर यह किया गया था। तो संत सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में बांसवाड़ा जिले के अंबादरा गांव की मानगढ़ पहाड़ी पर कब किया गया था? तो तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को किया गया था। तो बहुत महत्वपूर्ण है संत सभा का प्रथम अधिवेशन 1903। कहाँ किया? किस जिले में? बांसवाड़ा जिले में। कौन सा गांव? अंबादरा गांव। कहाँ पर? मानगढ़ पहाड़ी पर। और कब किया गया था? तो तिथि महत्वपूर्ण है,
मार्गशीर्ष पूर्णिमा को किया गया था प्रथम अधिवेशन। और उसके बाद इनके मार्गशीर्ष पूर्णिमा को वार्षिक अधिवेशन हर साल होते रहे, और जिस पर विभिन्न गतिविधियों पर और बिलों में जो जनजागृति है उसके कार्य किए जाते रहे, और उनका जो वार्षिक ब्यौरा है वो इन अधिवेशन वार्षिक अधिवेशनों में उस पर चर्चा की जाती थी। तो सम सभा का प्रथम अधिवेशन काफी महत्वपूर्ण। इसके बाद बात करें तो 1910 में भीलों की कुछ मांगों को लेकर 33 मांगों को लेकर गोविंद गिरी द्वारा एक पत्र रियासतों को और ब्रिटिश हुकूमत को इनको दिया गया कि ये भीलों की 33 मांगे हैं, इनको आपको मानना पड़ेगा, अन्यथा भील आंदोलन करेंगे। तो ये जो 33 सूत्री मांग पत्र है जो कि गोविंद गिरी द्वारा रियासतों को दिया गया था, वह पत्र गुरुजी का पत्र कहलाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे जब आगे एक ही आंदोलन पढ़ेंगे तो 21 सूत्री मांग पत्र मोतीलाल तेजावत द्वारा दिया गया था, जिसको मेवाड़ की पुकार कहते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं 33 सूत्री मांग पत्र, जिसको गुरुजी का पत्र कहते हैं। तो 1910 में गोविंद गिरी द्वारा भीलों की मांगों को लेकर एक 33 सूत्री मांग पत्र दिया गया, जिसे गुरुजी का पत्र कहते हैं। तो गोविंद गिरी द्वारा भीलों की 33 मांगों को एक पत्र के द्वारा रियासतों के सामने रखा गया, जो कि 33 सूत्री मांग पत्र थे, जो कि क्या कहलाता था, गुरुजी का पत्र कहलाता था। और कहा गया कि ये भीलों की 33 मांगे हैं, इनको आपको मानना पड़ेगा, जिसमें कई चीजें थी, बेगार नहीं करना, ये बेगार नहीं लेना वगैरह। तो वो 33 सूत्री जो मांगे हैं, वो गुरुजी का जो पत्र है वह गोविंद गिरी द्वारा दिया गया 1910 में। तो रियासतों द्वारा उनकी इस मांगों को नहीं माना गया, तो फिर आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, उसको तेज करने के लिए 1911 में गोविंद गिरी ने अपने जो भगत पंथ है उसको पुनर्संगठित किया। तो 1911 में जो उनके भगत पंथ के जो अनुयायी थे उन सबको एक बार वापस संगठित किया कि एक आंदोलन की पृष्ठभूमि जिससे तैयार हो और आंदोलन को इन सभी भी लोगों का सहयोग भी मिले। तो 1911 में गोविंद गिरी ने भगत पंथ को पुनः संगठित किया, और 1913 में 17 नवंबर 1913 बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, 17 नवंबर 1913 मार्गशीर्ष पूर्णिमा को पुनः वही मानगढ़ धाम या मानगढ़ की पहाड़ी पर ये जो भगत पंथ के अनुयायी और भील वगैरह थे, ये सारे एकत्रित होने हो गए। नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पर गुरु गोविंद गिरी अपने अनुयायियों के साथ
अनुयायियों के साथ एकत्रित हुए। और चूंकि आंदोलन की एक चेतावनी हो चुकी थी, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये लगा कि वे भील आंदोलन कर रहे हैं, तो इन ये जो अधिवेशन चल रहा था, मार्गशीर्ष पूर्णिमा ही थी, मार्गशीर्ष पूर्णिमा। तो सरकार द्वारा एक सैनिक अधिकारी गुल मोहम्मद और यूसुफ खान, उनको वहां भेजा गया और उनके द्वारा इस सारे घटना चक्र की जानकारी लेना चाहे। लेकिन यहाँ से जब भील आक्रोशित हो गए तो उन्होंने गुल मोहम्मद की हत्या कर दी। तो एकत्रित हुए यूसुफ खान तथा गुल मोहम्मद को मानगढ़ भेजा गया, सरकार द्वारा भेजा गया, जहां आक्रोशित भीलों ने गुल मोहम्मद की हत्या कर दी। गुल मोहम्मद की हत्या कर दी। तो गुल मोहम्मद की यहाँ से हत्या हो जाती है। यहाँ पर यूसुफ खान यहाँ से बच जाते हैं। वो जाके अपने अधिकारियों को इस घटना चक्र की पूरी जानकारी देते हैं। तो फिर उन्हें सरकार द्वारा एमबीसी, एक वेलेजली रेजिमेंट और 7 राजपूताना रेजिमेंट की टुकड़ियों को वहां भेजा जाता है और इस मानगढ़ पहाड़ी का घेराव किया जाता है। और वहां पर फायरिंग के दौरान भीषण फायरिंग होती है और इस फायरिंग के दौरान 1500 भील शहीद हो जाते हैं। तो एमबीसी प्लस वेलेजली रेजिमेंट प्लस 7 राजपूताना रेजिमेंट द्वारा मानगढ़ पहाड़ी का घेराव किया जाता है। घेराव कर भीषण फायरिंग की जाती है, जिसमें लगभग 1500 भील शहीद हो जाते हैं। 1500 भील शहीद हो जाते हैं। तो और इस घटनाक्रम को राजस्थान का पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा भी दी गई है। इस हत्याकांड को मानगढ़ धाम हत्याकांड या राजस्थान का प्रथम जलियांवाला बाग कहते हैं। वागड़ का जलियांवाला बाग या राजस्थान का प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। तो इस मानगढ़ पहाड़ी का घेराव कर वहां फायरिंग की जाती है और उस फायरिंग में 1500 भील शहीद हो जाते हैं और इस नरसंहार को मानगढ़ धाम हत्याकांड या राजस्थान का प्रथम जलियांवाला बाग भी कहते हैं।
और इस घटना के बाद गोविंद गिरी और उनके जो साथी एक थे पुंजाधीर जी, उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है और गिरफ्तारी के बाद गोविंद गिरी को 20 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। तो गोविंद गिरी तथा इनके साथी पुंजाधीर जी को गिरफ्तार कर दिया जाता है। इसके बाद गोविंद गिरी को 20 वर्ष की सजा सुनाई जाती है और बाद में गांधी जी के एक मित्र थे, वकील थे अंतोजी दास, उनके द्वारा गोविंद गिरी का केस लड़कर यह सजा कम कराई जाती है और यह सजा 10 वर्ष हो जाती है। रिहा होने के बाद गोविंद गिरी जी को पाबंद किया जाता है कि आप पुनः उस भीलों वाले क्षेत्र में नहीं जाएंगे। इसलिए रिहा होने के बाद गोविंद गिरी जो है वह गुजरात में कंबुई नामक स्थान पर अपना शेष जीवन व्यतीत करते हैं और जहां पर 30 अक्टूबर 1931 को उनका निधन हो जाता है। भगत आंदोलन के लिए तो इस तरह से गिरफ्तारी के बाद 17 नवंबर 1913 के बाद ही गोविंद गिरी जी की गिरफ्तारी हो जाती है और ये भगत आंदोलन वहीं समाप्त हो जाता है। तो ये उसके बाद के कुछ घटनाक्रम हैं और भगत आंदोलन में ही एक दो बिंदु और है कि भगत आंदोलन में जो गोविंद गिरी जी के जो प्रमुख सहयोगी थे वह सुरजी भगत थे। और ये जो गोविंद गिरी जी जो जन जागृति के कार्य किया करते थे जिलों में, तो वो अग्नि को साक्षी मानकर एक धूनी की स्थापना करते थे जिसमें हवन वगैरह किए जाते थे, पूजा की जाती थी। तो गोविंद गिरी द्वारा जगह जगह पर धूनी की स्थापना की गई और जो प्रथम धूनी जो गोविंद गिरी ने स्थापित की थी वह बेरसा बांसवाड़ा में स्थापित की गई थी। इसके अलावा इनका जो एक ध्वज था, भगत पंथ का जो ध्वज था सफेद रंग का हुआ करता था, शांति का प्रतीक होता था। तो ये सारी भगत आंदोलन के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगले वीडियो में हम जो दूसरा जो महत्वपूर्ण आंदोलन है, एकी या भूमट आंदोलन, उस पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।